हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज है 25 मार्च 2026, बुधवार का दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है और आज के दिन हम शुरुआत करने वाले हैं एसएसटी का क्लास 10 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है पावर शेयरिंग। आज हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और पावर कैसे शेयर किया जाता है between different levels of government and different organs of government। जैसे कि हमने क्लास 9 में डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंट organs of government। तो हम जानते हैं कि देयर आर 3 organs of government। जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 organs होते हैं। क्या क्या? एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियल। These are the 3 organs of government. And what is the function of legislature here? Legislature का काम होता है they make laws, वो कानून बनाते हैं। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, तो नेशनल असेंबली ऑफ आवर कंट्री हम जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, एंड डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, वहां पे हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि हमको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहां जाते हैं, वहां बैठते हैं, बिल पास होता है, एक्ट बनता है, लॉज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। इनका काम है लॉज बनाना, इनका काम है लॉज बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है दे इंप्लीमेंट लॉज, दे इंप्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसीज, they implement laws and policies that is made by legislature। लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं एग्जीक्यूटिव। और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट, डिफरेंट आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट एंड मिनिस्टर्स, वो लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव। इनका काम होता है कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो बनाए गए जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करना। अब तीसरा जो ऑर्गन होता है वो है जुडिशियरी। जुडिशियरी का काम होता है कि दो ऑर्गन अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, लेजिस्लेचर जो कानून बना रहा है क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक रूल्स हैं या बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कानून बनाया जा रहा है कि नहीं, वो कानून सबको फायदा मिल रहा है कि नहीं। अब कोई बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हैम्पर तो नहीं कर रहा, उसको देखने का काम करती है हमारी जुडिशियरी। जुडिशियरी मतलब डिफरेंट कोर्ट्स, फ्रॉम आवर सबऑर्डिनेट कोर्ट टू आवर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो कि न्यू दिल्ली में है। तो उसी ने जुडिशियरी को कहा जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि कोई भी कानून जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हो उसको हमेशा जुडिशियल रिव्यू के थ्रू पास करना पड़ता है। इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का मतलब यह है कि हमारी जुडिशियरी जो है डिफरेंट कोर्ट से वो देखती है कि जो कानून बनाया जा रहा है वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अगर जो पॉलिसीज या कानून जो लेजिस्लेचर बना रही है वो अगर हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो सिंपली जुडिशियरी बोलती है लेजिस्लेचर को कि उस कानून को वहां से हटाया जाए, नल अवॉइड किया जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। लेकिन ये जो पावर शेयरिंग चैप्टर है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए और फर्दर फ्यूचर के लिए भी। ये जानना कि हमारे कंट्री जो है ये डाइवर्सिफाइड कंट्री है और इतने डाइवर्सिफाइड कंट्री में रहना, हर एक इंसान के बेसिक नीड्स को देखना, उसको फॉलो करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी लिए वो काफी चैलेंजिंग भी होता है एक डेमोक्रेसी में हर एक इंसान की नीड्स को देखना और उसको फुलफिल करना। तो आज हम यहाँ पे दो ऐसे कंट्रीज के एग्जांपल लेके समझेंगे, दो ऐसे डेमोक्रेसीज के एग्जांपल लेके समझेंगे कि उन्होंने अपने कंट्री में
डिफरेंट जो चैलेंजेस उनका आया था, डिफरेंट चैलेंजेस जो उनके कंट्री में आया था, उन्होंने फेस किया, उस चैलेंजेस के साथ उन्होंने कैसे डील किया उसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे हम दो कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हैं बेल्जियम और श्रीलंका। इनके बारे में हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि इन्होंने अपने डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के ऊपर उठने वाले डिमांड्स को कैसे करके हैंडल किया उसके बारे में हम सीखेंगे। आप देख सकते हैं कि बेल्जियम बेल्जियम एक स्मॉलेस्ट कंट्री है और ये यूरोप का एक स्मॉलेस्ट कंट्री है, यूरोप का हिस्सा है। और बेल्जियम जो है, बेल्जियम ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में लाया करता है, यूरोप का एक हिस्सा है। और ये आज जो हमारे प्रेजेंट है हरियाणा ना, लगभग उस स्टेट के साथ इक्वल है एरिया में अगर देखा जाए तो। प्रेजेंट स्टेट ऑफ हरियाणा उसके साथ बेल्जियम इक्वल है, हम देखेंगे। और बेल्जियम जो है, अगर आपको अगर मैं वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं बेल्जियम, आप देख सकते हो वर्ल्ड मैप में, यहां मैं आपको बेल्जियम दिखाऊं, बेल्जियम दिखाओ तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो बेल्जियम को। ओके, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारा प्यारा भारत है। इधर आप आओगे वेस्ट तरफ तो ये है यूरोप, ये यूरोप, ये जर्मनी आप देखो, फ्रांस देखो। इसको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे है बेल्जियम, ये है बेल्जियम। और बेल्जियम का जो कैपिटल है, बेल्जियम का जो कैपिटल है ये है ब्रुसेल्स, ये है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल ये है, क्या है, ये है ब्रुसेल्स है, ये बेल्जियम। और बेल्जियम देखिए किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, ये देखिए पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस का, फ्रांस के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, लग्जमबर्ग के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है, जर्मनी के साथ, नेदरलैंड्स के साथ। तो ये चारों कंट्री के साथ बेल्जियम अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप एनसीईआरटी खोल के भी देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि बेल्जियम जो है ये हमारे प्रेजेंट डे हरियाणा के साथ इसका एरिया जो है वो बिल्कुल सेम है, उसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस के साथ, नेदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लग्जमबर्ग के साथ, ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है बेल्जियम। और इसका जो पॉपुलेशन है, ओके, लगभग लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा का पॉपुलेशन है बेल्जियम का। ओके, एंड जो कि हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ होगा, हरियाणा के पॉपुलेशन का हाफ होगा। यहाँ पे और एक चीज आपको समझना है, वो क्या है, वो है एथनिक। एथनिक का मीनिंग क्या होता है, एथनिक, एथनिक का मीनिंग, एथनिक का मतलब होता है इट्स अ सोशल डिवीजन, ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, ए सोशल डिवीजन, सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। देखिए हर एक कंट्रीज के, मैंने ऐसे बताया कि हमारे इंडिया पे एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। तो हर किसी का अपना अपना खुद का एक ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। एंड हम एक ऐसे कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, जिसमें कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है हम लोगों का। अगर आप पाकिस्तान जाओगे वहां पे इस्लाम पाओगे, हमारे कंट्री में नहीं है ऐसा। हम हर एक धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि उसी लिए ये चैलेंजिंग हो जाता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में कैसे पावर शेयर किया जाए। अगर एक कम्युनिटीज को हम सपोर्ट कर देंगे तो दूसरा कम्युनिटी उसके अगेंस्ट में हो जाएगा, तो उसी लिए चैलेंजिंग होता है। उसलिए यहाँ पे एथनिक का मतलब होता है एक ऐसा सोशल डिवीजन जो कि कल्चर शेयर करके बनता है, तो सोशल डिवीजन। ओके, तो मान लो कि एक कल्चर को मानने वाले ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक कल्चर को मानते हैं, वो एक जगह में रहेंगे, अपने कल्चर को शेयर करेंगे और उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को वो एंजॉय करेंगे, दैट इज कॉल्ड एथनिक। तो इसी तरीके से एथनिक कॉम्पोजिशन जो है स्मॉल कंट्री का वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री का टोटल पॉपुलेशन में से 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं एंड वो डच लैंग्वेज में बात करते हैं। मतलब अगर हम बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन देखेंगे तो 59% ऑफ जो लोग हैं, तो 59% ऑफ पॉपुलेशन जो है बेल्जियम का, वो कौन से रीजन में रहते हैं, वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं।
कौन से रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में। ओके, वो कौन से रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन। आप देख सकते हो ये जो बेल्जियम का मैप है, यहाँ पे आप देखो कि ये जो येलो कलर का जो बैकग्राउंड, ये येलो कलर, ये है फ्लेमिश रीजन। और यहाँ के लोग कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? स्पीक इन डच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं? डच लैंग्वेज में बात करते हैं। स्पीक इन डच लैंग्वेज, वो डच लैंग्वेज में बात करते हैं। उसके साथ 40% जो पीपल हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे जो 40% ऑफ पीपल है वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ये जो रेड कलर देख रहे हो आप, ओके, इसमें जो 40% पीपल है, 40% ऑफ पीपल वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। ओके, एंड दे स्पीक फ्रेंच देयर, वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। उसके साथ बाकी जो बच गए 1%, वो बेल्जियंस हैं और वो जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। बचे 59 प्लस 40 99 हो गया। उसमें से बचे जो 1%, ओके, दे लिव्स इन, ओके, दे लिव्स इन बेल्जियन रीजन, BLGIANS, बेल्जियन रीजन। ओके, और वो कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, जैसे मैंने बताया कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है कि यहाँ पे 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच लैंग्वेज में बात करते हैं। 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं एंड दे स्पीक फ्रेंच, और बाकी जो 1% है वो बेल्जियंस रीजन में रहते हैं और वो कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं? जर्मन लैंग्वेज में बात करते हैं। तो बेल्जियम का जो कैपिटल है वो मैंने बताया, कैपिटल ऑफ बेल्जियम वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स। ओके, और 80% पीपल स्पीक फ्रेंच व्हाइल 20% आर डच स्पीकिंग। तो ब्रुसेल्स जो कैपिटल है बेल्जियम का, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स में 80% लोग जो रहते हैं, ओके, वो फ्रेंच में बात करते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ओवरऑल बेल्जियम की बात नहीं कर रहा मैं, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसकी बात कर रहा हूँ कि वहां पे 80% जो लोग रहते हैं ब्रुसेल्स में वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं, और बाकी जो बच गए 20% लोग, जो 20% लोग रहते हैं वो डच स्पीकिंग है, डच में बात करते हैं। लेकिन इधर देखिए आप कि ओवरऑल बेल्जियम में 59% लोग जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो डच लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन इधर आप देखिए बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसमें जो 80% लोग रहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। ओवरऑल बेल्जियम में वेलोनिया रीजन में सिर्फ फ्रेंच लोग रहते हैं, जो कि 40% जो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं। तो बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। देखा जाता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो काफी रिच और काफी पावरफुल है। जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो काफी रिच और पावरफुल है, एंड दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो फ्रेंच के जो लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग काफी इकोनॉमिकली काफी वो स्ट्रॉन्गर है, वो पावरफुल है। इसी कारण जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको जो बेसिक नेसेसिटीज थी जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, हेल्थ केयर, जितने भी नेसेसिटीज एंड नीड्स है उनको बाद में मिला, बिकॉज दे वर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी फ्रेंच है यहाँ पे लेकिन मेजोरिटी में डच है। लेकिन उसके अलावा भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो डच का बाद में हुआ। दिस लेड टू द टेंशंस बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप भेदभाव करोगे, डिस्क्रिमिनेशन करोगे दो कम्युनिटीज के बीच में, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इसी तरह का बात हुआ बेल्जियम में कि टेंशंस बढ़ने लगा डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के अंदर। और ये कब हुआ? 1950s में और 1960s में दो कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि इनको बेसिक नीड्स जो मिले दोनों को अलग अलग समय पे मिले, जब दोनों का डिमांड एक था, तो उसीलिए यहाँ पे टेंशन अराइज हुआ 1950s 1960s में, एंड द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। ज्यादातर तो टेंशन कहाँ पे? बेल्जियम का जो कैपिटल शहर है ब्रुसेल, वहीं पे ज्यादा टेंशन देखा गया लोगों के बीच में। तो ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड स्पेशल प्रॉब्लम। क्या था वहां पे? डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी, क्योंकि मैंने क्या बताया था यहाँ पे ब्रुसेल्स में तो डच स्पीकिंग लोग हैं वो मेजोरिटी में थे, सॉरी डच स्पीकिंग लोग मेजोरिटी थे कंट्री में। जो बेल्जियम था, बेल्जियम जो कंट्री था वहां पे डच स्पीकिंग लोग जो थे वो मेजोरिटी में थे। लेकिन ब्रुसेल्स में
डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में थे, फ्रेंच लोग मेजोरिटी में थे। किसमें? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज स्पीकिंग जो करते थे, फ्रेंच स्पीकिंग लोग, वो 80% थे और डच स्पीकिंग 20% थे। लेकिन ओवरऑल अगर बेल्जियम में देखा जाए, बेल्जियम में डच स्पीकिंग ज्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, तो दोनों ऑपोजिट था। तो वही उस वजह से जो डच स्पीकिंग लोग जो मेजोरिटी थे कंट्री में, वो कैपिटल में ब्रुसेल्स में वो माइनॉरिटीज बन के रह गए थे। डच स्पीकिंग जो पीपल थे वो कंट्री में मेजोरिटी में थे, लेकिन ब्रुसेल्स जो कैपिटल है वहां पे माइनॉरिटी बन के वो रह गए। अब यहाँ पे देखते हैं, इस सिचुएशन को हम देखते हैं श्रीलंका में। अगर आप श्रीलंका को देखोगे, हमारे अगर मैं आपको मैप दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको अगर मैप दिखाऊं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो श्रीलंका है, यहाँ पे आप आओगे इधर, ये देख सकते हो आप यहाँ पे श्रीलंका। ये श्रीलंका जो है ये एक आइलैंड नेशन है, हमारे इंडियन ओशन में लाई करता है। हमारा जो प्यारा भारत है उसके नीचे बिल्कुल श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। तो इसके बारे में अभी थोड़ा पढ़ते हैं कि इसका एथनिक कंपोजिशन कैसे था और यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या थे। तो श्रीलंका में भी जो चैलेंजेस थी वो भी काफी हार्श चैलेंजेस थी। अगर देखा जाए श्रीलंका में भी काफी हार्श चैलेंजेस थी। यहाँ पे तो बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने जैसे हुआ था श्रीलंका में। उसको थोड़ा हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और कैसे नहीं, क्या है क्या नहीं, अभी हम देखते हैं। श्रीलंका का केस लेके थोड़ा स्टडी करते हैं। तो आप देखिए कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका इंडिया के साउथ में लाई करता है, इंडिया के साउथ में है श्रीलंका, इंडियन ओशन में लाई करता है। और श्रीलंका जो है ये आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन। और हमारे इंडिया से ये अलग हुआ है पाक स्ट्रेट के थ्रू, हमारे इंडिया से सेपरेट होता है पाक स्ट्रेट के थ्रू, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नर के थ्रू, गल्फ ऑफ मन्नर के थ्रू ये सेपरेट हुआ है, हमारे इंडिया से अलग हुआ है। तो श्रीलंका में देखा जाएगा कि हमारे तमिलनाडु कोस्ट से थोड़ी दूर में है एंड इट इज अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ पे श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ का है, लगभग 2 करोड़ का उसका पॉपुलेशन है श्रीलंका का। ओके, तो हमारे हरियाणा के पॉपुलेशन के साथ सेम है श्रीलंका का पॉपुलेशन। दूसरे नेशन की तरह, जैसे साउथ एशिया में साउथ एशियन जितने भी रीजन्स है, नेशंस है, उस तरह से लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशियन रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का भी अलग अलग पॉपुलेशन, जैसे हमारे कंट्री में भी अलग अलग धर्म मानने वाले लोग होते हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, कुछ बुद्धिस्ट है, इस तरीके से सिख्स हैं। तो उस तरीके से श्रीलंका में भी अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन वाले लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप, तो श्रीलंका का जो एथनिक कॉम्पोजिशन वो क्या है? श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, उसको थोड़ा देखते हैं। श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन, श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर है। एज लैंग्वेज के बेसिस पे बता रहा हूँ, एज द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, एज बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन जानना, ये बेल्जियम का भी और श्रीलंका का भी। तो श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकर्स हैं, सिन्हाला स्पीकर्स, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 74% ऑफ द श्रीलंकन पॉपुलेशन। श्रीलंका के पॉपुलेशन का 74% जो है वो क्या है? वो सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं। एंड जो 18% है वो तमिल स्पीकर है। सिन्हाला स्पीकर 74% है और यहाँ पे जो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स वो 18% है, तमिल स्पीकर्स 18% है। Among Tamils there are 2 subgroups। अब जो तमिल स्पीकर्स हैं, तमिल स्पीकर्स के अंदर भी 2 सब ग्रुप हैं। अब तमिल स्पीकर के अंदर भी 2 सब ग्रुप हैं। एक होते हैं तमिल, among Tamils there are 2 subgroup, Tamil natives of the country are called Sri Lankan Tamils। अब जो श्रीलंका से जो बिलोंग करते हैं ऑलरेडी, जो श्रीलंका में पहले से रहते आ रहे थे, श्रीलंकन जो नेटिव थे, जो कि पहले से ओरिजिन उनका श्रीलंका में हुआ था और श्रीलंका में रहते आ रहे थे, जो नेटिव है उन लोग को श्रीलंकन तमिल कहा गया है।
और जो इंडिया से माइग्रेट करके श्रीलंका चले गए उनके एंसेस्टर्स, और वो जो वहां पे रहे हैं, उनको क्या कहा गया है? उनको कहा गया है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स। आपको फिर से मैं दोहरा देता हूं कि श्रीलंका जो है वो हमारे साउथ एशिया में एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के नीचे लाया करता है, इंडियन ओशन में। अब जो श्रीलंका है, ये श्रीलंका पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार से हमारे इंडिया से अलग हुआ है। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है लगभग 2-2.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, क्योंकि हमारे हरियाणा के स्टेट के साथ इक्वल है। उसके बाद एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल श्रीलंका में रहते हैं। जैसे सिन्हाला स्पीकर है, सिन्हाला एक लैंग्वेज है वहां का, क्योंकि 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज में बात करते हैं। तमिल स्पीकर्स 18% है। और अभी जो तमिल स्पीकर्स है ना, उसमें भी दो सब ग्रुप है। क्या क्या है? एक है श्रीलंकन तमिल और एक है इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल वो लोग हैं जो कि नेटिव है श्रीलंका के, जो कि पहले से श्रीलंका में रहते हुए हैं। इंडियन तमिल वो लोग हैं जो कि इंडिया से उनके एंसेस्टर्स माइग्रेट करके श्रीलंका में जाके सेटल हो गए बाद में। वो तो अभी श्रीलंका के केस में क्या हुआ? श्रीलंका के केस में कि जो इंडियन तमिल्स हैं, जो 13% है इंडियन तमिल्स, तमिल जो है 13%, ओके, उनके जो फोर फादर्स थे, जैसे मैंने बताया था इंडियन तमिल्स में जो फोर फादर्स थे वो कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिश का राज चलता था इंडिया में, उस समय वो श्रीलंका में जाके सेटल हो चुके थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि एज ए प्लांटेशन वर्कर्स भी चले गए होंगे वो लोग, इसीलिए तो श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे जो कि पहले से श्रीलंका में रहते हुए आए थे, वो श्रीलंका के जो ईस्ट रीजन है, जो कि नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में, ये नॉर्थ रीजन और जो ये ईस्ट रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज कलर का रीजन है, वहां पे वो लोग सेटल्ड थे। ओके, एंड ज्यादातर जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे वो बुद्धिस्ट थे। तो यहाँ पे जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, सिन्हाला स्पीकिंग, वो कौन से रीजन को ज्यादातर लोग फॉलो करते थे? कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। दे वर बुद्धिस्ट। ओके, लेकिन जो तमिल्स थे वो हिंदूज और मुस्लिम्स थे। ओके, श्रीलंका के ज्यादातर लोग जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे वो क्या थे? वो बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द तमिल्स, जो तमिल स्पीकिंग लोग थे, तमिल्स स्पीकिंग, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? दे जस्ट फॉलो हिंदू एंड मुस्लिम। दे वर हिंदू एंड मुस्लिम। तो आप देखो बंटवारा किस हिसाब से हुआ था? लैंग्वेज के बेसिस पे भी बंटवारा हुआ था और रिलीजन के बेसिस पे भी बंटवारा हो गया इधर। तो देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस, और उसमें से 7% लोग क्रिश्चियंस थे, एंड हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला। तो जो 7% लोग क्रिश्चियंस थे, ये दोनों लैंग्वेज स्पीकिंग थे, दोनों तमिल और सिन्हाला दोनों को मिला के 7% क्रिश्चियंस जो थे कंट्री के, वो दोनों लैंग्वेज को बोला गया बोलते थे। मतलब सिन्हाला स्पीकिंग भी 7% में से कुछ थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोला करते थे, तो कुछ थे जो कि तमिल लैंग्वेज में बात किया करते थे। तो ये जो सिचुएशन था वो अलग अलग होने लगा। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि बेल्जियम का जो सिचुएशन था वो अलग था, डच थे, फ्रेंच थे, लैंग्वेज के बेसिस पे बैरियर था। इस तरीके से श्रीलंका में भी ये सब कंडीशन था। तो बेल्जियम में क्या था, जो डच कम्युनिटी थी, ओके, उनके पास ज्यादा एडवांटेजेस था क्योंकि उनका जो मेजोरिटी था वो ज्यादा था। बेल्जियम में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, वो मेजोरिटी में थी। अब अगर मेजोरिटी में थी तो उनके पास क्या था? एडवांटेज था। ओके, अब वो क्या कर सकते थे? फ्रेंच के ऊपर वो फोर्स डाल सकते थे, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर वो फोर्स डाल सकते थे। आपने देखा होगा कि जो मेजोरिटी ऑफ जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? हमेशा माइनॉरिटी को हमेशा वो दबाने की कोशिश करते हैं, उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर एरिया में वही देखने को मिलता है कि मेजोरिटी में जो होते हैं वो हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं? माइनॉरिटी को हमेशा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसको एक टर्म दिया गया है, इसको हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। इसको क्या कहा जाता है?
मेजोरिटेरियनिज्म, इसको ही मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। अब मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है? मतलब ए बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री, कि हमेशा ऐसा बिलीव रखना कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी हो, मेजोरिटी कम्युनिटी ओके हैज एबिलिटी to rule a country by suppressing माइनॉरिटी को सप्रेस करके मेजोरिटी जो रूल करती है, क्योंकि नंबर उनके ज्यादा है तो हमेशा वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करेंगे, उनको ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। और इसी तरीके से क्या हुआ, श्रीलंका में जो सिनाला कम्युनिटी थी उनके पास मेजोरिटी ज्यादा थी, तो वो क्या करेंगे, जो तमिल कम्युनिटी है उनको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से विवाद आगे बढ़ता है और इसी का रूप लेता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियनिज्म था वो कैसा था। कि श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के निकला 1948 में। श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है, श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है 1948 में, वो अपना इंडिपेंडेंस पाता है श्रीलंका। ओके, और वही है ब्रिटेन, इन्होंने 200 साल तक हम पर राज किया था, उन्हीं से वो इंडिपेंडेंस पाता है 1948 में। एंड द लीडर्स ऑफ द सिनाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो उस समय क्या पाया जाता है कि श्रीलंका जब इंडिपेंडेंस पाता है तो वहां पे ज्यादा मेजोरिटी में कौन सी कम्युनिटी थी, सिनाला स्पीकिंग कम्युनिटी, वो ज्यादा मेजोरिटी में थी। तो वो क्या करती है कि वो जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट बनता है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अब क्योंकि मेजोरिटी में वही है तो गवर्नमेंट भी वही बनाएंगे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measure to establish सिनाला सुप्रीमेसी। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि ये लोग ज्यादा मेजोरिटी में है, सिनाला स्पीकिंग लोग, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो मेजोरिटी होता है वही विन करती है। डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ सिनाला का, तो इसका मतलब नहीं है कि तुमको माइनॉरिटी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो मेजोरिटेरियन मेजर है अपना खुद का चलाना वहां पे उन्होंने शुरू किया। उन्होंने माइनॉरिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आता है 1956, 1956 एक एक्ट पास किया गया जिससे सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब 1948 में श्रीलंका आजाद होता है, सिनाला लोग मेजोरिटी में आते हैं, वो अपना मेजोरिटेरियन मेजर दिखाना शुरू करता है, माइनॉरिटीज को सप्रेस करना शुरू करता है। उसके बाद 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है और उस एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, जो सिन्हाला है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाता है। ये हुआ ना डिस्क्रिमिनेशन, किसके साथ हुआ, तो दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल जो रह रहे हैं उनके साथ हुआ, कि तुम एक ग्रुप के लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करोगे तो दूसरा ग्रुप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगा। वही चीज है, क्योंकि तुम मेजोरिटी में हो उसलिए तुम क्या कर रहे हो, माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरीके से, तो disregarding Tamil, the government followed preferential policies that favor Sinhala applicants for university position and government job। ये तो खाली लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ। उसके बाद सिन्हाला की जो गवर्नमेंट बनी, उन्होंने क्या किया, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी यूनिवर्सिटीज थे, जितने भी पोस्ट होते थे गवर्नमेंट पोस्ट, वहां पे सिर्फ सिन्हाला स्टूडेंट्स लोगों को वहां पे वो रिजर्वेशन देने लगे। तो ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट फोस्टर बुद्धिज्म। अब सिनाला में आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि सिनाला जो पीपल थे वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। तो वहां पे और एक कानून बनाया गया कि जो बुद्धिज्म है ना उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, चाहे दूसरे रिलीजन को देखा जाए ना जाए, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो दोस्तों क्या है कि मेजोरिटी जो है वो हमेशा माइनॉरिटी को सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, अपने चलाने की कोशिश कर रही है, अपने कंडीशंस को देख रहे हैं, अपने सुख सुविधाओं को देख रहे हैं, जबकि दूसरे कम्युनिटी भी उधर रह रहे हैं उनको भी देखना चाहिए। जबकि श्रीलंका डेमोक्रेसी सबका हक है, लेकिन all these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो इससे क्या हुआ
जो तमिल स्पीकिंग जो श्रीलंका में रहते थे वो एलिनेटेड फील करने लगे, वो एलिनेटेड फील करने लगे। एलिनेटेड का मतलब क्या है कि जिस कंट्री में रहते हैं वही कंट्री उनकी कुछ सुन नहीं रही, उनका कुछ चल नहीं रहा, जो ज्यादा मेजोरिटी में उनके बात सबको सुन रहे हैं, तो उनको लगने लगा कि हमको इस कंट्री में रहने का क्या फायदा जबकि कुछ हमको इस कंट्री से मिल नहीं रहा। उनको ये लगने लगा कि सिनाला सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको एलिनेशन फील होने लगा। They felt that none of the major political party led by Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। उनको लगने लगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहां पे बुद्धिस्ट सिनालिस्ट लीडर्स हैं वो उनके बातों को, उनके अपील को वो कुछ मतलब सुन ही नहीं रहे, उनके कल्चर और ट्रेडिशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। तो वो देखते हैं कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज है उनके पॉलिटिकल राइट्स को छीन रहे हैं, उनके पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, उसके साथ साथ उनको उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है आगे बढ़ने को, और उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। तो जब ये कंट्री में ऐसा चीज होता है तो यहाँ के जो यूथ हैं उनको ये लगने लगता है कि कंट्रीज में रहने का, इस कंट्री में रहने का ही कुछ फायदा नहीं है, जबकि हम भी वही मेहनत कर रहे हैं लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमको नहीं मिल रही, हमको हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है, हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा, हमको ना जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ना पॉलिटिकल राइट्स मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। पॉलिटिकल राइट्स का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वही रूल करते जा रही है, तो हमको यहाँ पे रहने का कुछ फायदा ही नहीं है, उनको ये लगने लगा, क्योंकि मेजोरिटेरियनिज्म यहाँ पे अपनाया जा रहा है मेजोरिटी कम्युनिटी जो सिनाला स्पीकिंग लोग है उनके द्वारा। अब आगे हम देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि दो कम्युनिटीज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा। किन किन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ? ये सिनाला स्पीकिंग और ये तमिल स्पीकिंग, इन लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल लोग जो श्रीलंकन तमिल थे वो ये डिमांड करने लगे, कि जैसे आपने 1956 में सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था उस तरीके से हमारे तमिल को भी आप क्या करो, एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। उनका ये डिमांड अब आने लगा। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। उसके साथ साथ आज आप हमको रीजनल ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? हम स्वयं शासित करेंगे, मतलब हमारे यहाँ पे लॉज जो बनेगा क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में हम फैसला लेंगे हमारे रीजन के ऊपर। उसके साथ साथ एजुकेशन और जॉब्स में हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। एजुकेशन एंड जॉब्स में हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। इनका डिमांड था, ये जो श्रीलंकन तमिल्स थे इनका डिमांड था। क्या क्या उन्होंने डिमांड किया? एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज उन्होंने मांगा कि तमिल को आप ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। उसके साथ साथ उन्होंने डिमांड किया कि हमको रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए, जिस रीजन में हम लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में श्रीलंका के, वहां पे आप हमको रीजनल ऑटोनॉमी दो। उसके साथ साथ एजुकेशन और जॉब में आप हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो जैसे कि आप सिनालास को करते हो। But the demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied। लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करी थी वो सिनाला जो गवर्नमेंट थी इस चीज को डिनाई करती रही, मना करती रही। 1980s में क्या हुआ, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां पे फॉर्मेशन हुई और वो इंडिपेंडेंट तमिल एलाम, उन्होंने बोला कि अगर आप हमको ये सब चीज नहीं दे सकते, ये सुख सुविधाएं अगर आप हमको प्रोवाइड नहीं कर सकते तो अब एक काम करो, हमारे लिए एक अलग स्टेट बना दो। और उस स्टेट का नाम दिया गया क्या? इंडिपेंडेंट तमिल एलाम। इंडिपेंडेंट तमिल एलाम, ये एक सेपरेट स्टेट, हमको अलग कर दो, सेपरेट स्टेट बना दो, क्योंकि आप हमको जो हमारा डिमांड है वो नहीं तो फुलफिल कर रहे हो। और ये कब रेज हुआ कि इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट तमिल एलाम बनाने का डिमांड ये हुआ 1980s में। और किनके द्वारा? तमिल्स के द्वारा, क्योंकि उनका वो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने एक सेपरेट स्टेट बनाने का डिमांड किया।
अब कहां पे सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा? श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो डिस्ट्रेस था बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये दोनों कम्युनिटी सिनाला और तमिल, इनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट था इतना बढ़ गया कि इसने एक सिविल वार का रूप ले लिया। अब सिविल वार का मतलब क्या होता है? अपने रीजन में, एक रीजन में रहने वाले लोगों के अंदर अगर झगड़ा होने लगे, वार जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए, उसी को सिविल वार कहते हैं। सिविल वार का मतलब होता है ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स। सिविल वार refers to a violent conflict between a violent conflict between two major groups living in a region। अब सिविलियंस के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाए तो उसको सिविल वार कहा जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ एंड एज ए रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ फ्रॉम द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। इस दंगे में हजार हजार लोग दोनों कम्युनिटीज के, सिनालास के भी तमिल्स के भी मारे गए एंड मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। और बहुत सारे लोगों को अपना देश भी छोड़ना पड़ा और कुछ लोगों को वहां पे अपना जो लाइवलीहुड है, जो जिंदगी है, उसका भी लॉस हुआ। So civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of country. It ended in 2009। मतलब तब से वो सिविल वॉर शुरू हुआ, ओके, 1980s तरफ से, कि वो खत्म कब होता है? 2009 में ये सिचुएशन वहां पे अराइज होता है। 2009 में वो सिविल वॉर खत्म होता है। अब देखिए दूसरी तरफ ये जो सिनाला का जो श्रीलंका था, सिनाला लोग जो श्रीलंका में थे और तमिल्स लोग जो श्रीलंका में थे, उनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसके बारे में हमने समझा। लेकिन अभी हम समझेंगे एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब बेल्जियम ने अपने यहाँ अलग अलग जो कम्युनिटीज थी उनके डिमांड को कैसे हैंडल किया, उसने किस तरीके से प्लानिंग तरीके से उस डिमांड को हैंडल किया, उसके बारे में हम समझेंगे। तो जो बेल्जियन लीडर्स टूक ए डिफरेंट पार्ट, वो श्रीलंका जैसे बिहेव नहीं करते। तो जो बेल्जियन है उन्होंने अलग अलग पाथ अपनाया। जो बेल्जियन लीडर्स थे दे टूक डिफरेंट पाथ, उन्होंने अलग पाथ अपनाया। अब क्या क्या उन्होंने किया देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। अब एकोमोडेशन का मतलब है कि उन्होंने कैसे करके डिफरेंट कम्युनिटीज जो उनमें रहते थे उनको कैसे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। उन्होंने देखा कि हाँ भाई, हमारे बेल्जियम में रीजनल डिफरेंसेस है, हमारे बेल्जियम में रीजनल डिफरेंसेस है, अलग अलग डिफरेंसेस हमारे बेल्जियम में है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और रीजनल डिफरेंसेस है, उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो 1970 से लेकर 1993 के अंदर, 1970 से 1993 के अंदर, इन सालों में दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने क्या किया, अपने संविधान में संशोधन लाया। ओके, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार उन्होंने अमेंडमेंट किया, संशोधन लाया। ओके, और उन्होंने इस तरीके से उसको अरेंज किया कि एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री, कि किसी भी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सब कंट्री के अंदर मिलजुल के रहें। So the arrangement they worked out is different from any other country and is innovative। तो उन्होंने जो अरेंजमेंट किया दूसरे कंट्री से देखा जाए तो बिल्कुल हटके था और काफी इनोवेटिव था। Here are some of the elements। उन्होंने क्या क्या मॉडल अपनाया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल्स क्या क्या मॉडल उन्होंने अपनाया। Constitution prescribed that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in central government। तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या किया, डच और फ्रेंच
दोनों के जो मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया। मतलब डच के जितने मिनिस्टर रहेंगे, फ्रेंच के भी उतने ही मिनिस्टर रहेंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, thus no single community can make decision unilaterally। तो कुछ स्पेशल लॉज के अकॉर्डिंग इनको डिसीजन लेना पड़ता था, तो स्पेशल लॉज के हिसाब से उनको वोटिंग करना पड़ता था, डिसीजन लेना पड़ता था। उसीलिए कोई सिंगल जो लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी है उसका वहां पे दबदबा नहीं था, तो यूनिलेटरली कोई एक सिंगल कम्युनिटी काम नहीं करती थी उधर। दूसरा, मैनी पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है, कुछ पावर लेके उसको पास डाउन किया गया, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन में हम आगे पढ़ेंगे कि पंचायत राज को कैसे स्टेट गवर्नमेंट का पावर ट्रांसफर होता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट खुद इंडिपेंडेंट थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करती थी। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम नहीं करती थी, उनके पास खुद का स्पेशल लॉज थे। अब उसी लिए तो देखा ना, बेल्जियम में 10 स्पीकिंग कम्युनिटी ज्यादा थी ओवरऑल बेल्जियम में, लेकिन उनका जो कैपिटल था ब्रुसेल्स, उसमें ब्रुसेल्स में ज्यादातर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी। तो उसीलिए क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ पावर जिनके स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रखा गया, इनका पावर इनको इंडिपेंडेंट कर दिया गया उस हिसाब से। अब ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन व्हिच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। अब जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स क्या है? बेल्जियम का कैपिटल। बेल्जियम का जो कैपिटल है वो क्या है? ब्रुसेल्स। अब ब्रुसेल्स में क्या किया गया बेल्जियम के कैपिटल में? वहां पे जितने भी कम्युनिटीज थे उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया जितने भी कम्युनिटीज थी उनको। डच और फ्रेंच दोनों स्पीकिंग कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in Belgium। देखो ओवरऑल बेल्जियम में डच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है कि आप अगर ब्रुसेल्स में अगर हमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तो हम भी मानते हैं कि आप ओवरऑल बेल्जियम में फ्रेंच को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दो हमारे साथ। तो दोनों ग्रुप ने हाँ से हाँ मिलाई, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कभी अराइज हुआ ही नहीं। एकोमोडेशन हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, उसको लेके दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। देखिए तो बेल्जियम में क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो थे ही, ओके। वहां पे एक थर्ड तरह का गवर्नमेंट था, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, ओके, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, जिसको वहां पे कौन से गवर्नमेंट का नाम दिया गया था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। और एक तरह का गवर्नमेंट था जिसको बोला गया है कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होता था? ओके, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। देखो तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो इलेक्ट होता था वो हर एक लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों के द्वारा इलेक्ट होता था। वो कौन से रीजन से बिलोंग करते थे वो उससे मैटर नहीं करता, वो उनको वोट। हाँ ठीक है चल। तो इस तरीके से इन्होंने अपने जितना भी वहां पे जितने भी कम्युनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होते थे उन्होंने उसको संभाला। एंड यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियन मॉडल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उन्होंने जो भी कम्युनिटीज के साथ डीलिंग करना था, जितना भी कॉन्सेप्ट था उसको बहुत अच्छे से टैकल किया। एंड दे हैड टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक, तो उससे सिविल वॉर जैसे प्रॉब्लम क्योंकि श्रीलंका में अराइज हुई थी वो नहीं हुई। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे प्रूडेंशियल और मोरल रीजंस के बारे में पावर शेयरिंग के। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।